नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तुसां सभी दा हिमाचल महाभंडारा कोर्स में बड़े बड़ी स्वागत। एवरीबडी इज वेलकम। सो एज यू नो, आई एम अनमोल मेहता। वी आर बिगिनिंग विद द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम आपकी इकोनॉमिक्स की सारी डिफिकल्टीज दूर करने का प्रयत्न करेंगे और डेफिनेटली वील मेक यू कंफर्टेबल विद इकोनॉमी। सो प्लीज लिसन वेरी 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 केयरफुली फॉर एवरीबडी। चाहे आप पढ़ते हैं चाहे आप पढ़ा रहे हैं, एक बार देख लेना, मजा आएगा थोड़ा सा, है ना। सो व्हाट इज द व्हाट विल वी डू? व्हाट इज इकोनॉमी? व्हाट, why did it begin? Why do we study economy and how did it begin? What is the story of economy? ये सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे with basics of economics. So the next slide would come back to the story I started in one of my previous lectures. The story of economics. Here you see the husband, the wife, and a beggar sleeping. A beggar sleeping, right? So this beggar sahab is sleeping with peace. Husband and wife are arguing always. ये अपने फ्लैट्स में जब भी जाते हैं अपने फ्लैट में रहने, तो ये देखते हैं कि बेगर पार्किंग में नीचे आराम से सो रहा है। उसके पास गाड़ी तो है नहीं, फ्लैट भी नहीं है, तो पार्किंग में सो रहा है। एंड हस्बैंड एंड वाइफ आर्ग्यू करते रहते हैं रोज की ये पैसा कहाँ खर्चे। सो इस कहानी को हमने नाम दिया था, दिस इज अ ट्रेडिशनल स्टोरी विच इज कॉल्ड 99 का फेर, राइट। सो व्हाट हैपेंस इन दिस स्टोरी, दैट द वाइफ नाउ gave a challenge to the husband कि सर, अगर आप अपने आप को इतना समझदार समझते हैं तो इस बेगर की नींद खराब करके देखिए। सो करके दिखाइए जो कभी ना सो पाए ये बेगर। सो हस्बैंड कहता है जी बस इतनी सी बात। दिस वाज अ रीकैप टू द प्रीवियस लेक्चर। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लेना, वेयर वी डिड इकोनॉमिक एनालिसिस। सो हस्बैंड सेज बस इतनी सी बात। सो अब हस्बैंड क्या करता है, ये सोते हुए बेगर के पास जाके इसके सिराने के नीचे 1 रुपए का सिक्का रख दे। द 1 रुपए का सिक्का इज प्लेस्ड बीनीथ हिज पिलो। अब बेगर जब सुबह उठता है, ही फाइंड्स आउट दैट 1 रुपी कॉइन। वेराज अर्लियर बेगर की जिंदगी कैसी थी, जो कुछ मिला वो खा लिया, जो कुछ पैसे मिल गए उसका कुछ लेके खा लिया, कभी कुछ बचाया नहीं जी, कभी कुछ नहीं बचा उसके पास। बट आज उसने डिस्कवर किया कि उसके पास 1 रुपया बच गए। तो अब वो किस में पड़ गया जी, अब वो इस सोच में पड़ गया कि मैंने 1 रुपया तो बचा लिया, अब 1 रुपया मेरे पास बच गया। सो आई एम अ नेट सेवर। मैं सेविंग्स कर रहा हूं जी, सेविंग्स। सो सेविंग्स के चक्कर में अब उसने सोच बनाई कि 1 रुपया मैंने बचा लिया, तो अब रोज मैं अगर 1 रुपया बचाऊं और साथ में कई कई बार 2 या 3 रुपया बचाऊं, एंड ग्रेजुअली इसको मैं 40 से 50 रुपए कर लूंगा, फिर इससे मैं दूध और पत्ती खरीद लूंगा, देन मैं शायद टी का स्टॉल लगा लूं, एंड देन ग्रेजुअली प्रोबेबली आई कैन अर्न फ्रॉम दिस वन we can he wanted to add 99 more, that gives you 100. सो वो किसके फेर में पड़ गया बेगर साहब? 99 के फेर में। 99 के फेर में पड़ गए हैं बेगर साहब। नाउ ही वांट्स टू अर्न और सेव 99 मोर, सो ही वांट्स टू इंक्रीज हिज सेविंग्स एंड हिज वेल्थ एंड गो फॉर प्रोग्रेस। सो ये मोटी मोटी कहानी सारे इकोनॉमिक्स का कारण बताती है कि इकोनॉमिक्स में हम कोशिश ही ये करने के लिए शुरू हुए थे कि अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करा जाए जी। तो अब ये बेगर को क्या हो गया, रोज रात को जब मियाँ बीवी आते हैं तो ये बेगर अपने बचे हुए पैसे गिन रहा होता है कि आज 1 रुपया बचा, अच्छा मैंने फालतू का खर्चा कर दिया, मैं कहाँ बचा सकता था जी। सो ऑल दोज थिंग्स आर नाउ कमिंग टू द इन द माइंड ऑफ दैट बेगर। सो नाउ हिज स्लीप इज ऑल्सो डिस्टर्ब। तो दिस इज व्हाट इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। वी आर ऑल, ये फिलोसॉफिकल लेवल पे सोच के देखना जी, हम सारे 99 के फेर में फंसे हुए हैं, राइट। सो गोइंग फर्दर,
अब इकोनॉमिक स्टार्ट कहां से हुआ? दिस कैरेक्टर इज वेरी 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 फेमस, यू माइट बी नोइंग, फ्लिंटस्टोन्स. Why Flintstones in economics? Again, a method of understanding. So Flintstones की एज हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं जी, नियोलिथिक एज. नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज एक ही बात है. नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज. सो ये देखिए जी, यहाँ पे ये पत्थर का है सब कुछ. एवरीथिंग इज मेड ऑफ स्टोन. हाउसेज, कार, टायर्स, एनिमेशन सारी स्टोन के अराउंड थी. आपने कार्टून जरूर देखा होगा. सो व्हाट डू आई मीन बाय इकोनॉमिक्स ओवर हियर? सर, नियोलिथिक एज की सबसे बड़ी खोज थी एग्रीकल्चर. नाउ ह्यूमंस कुड हैव सेटल्ड लाइफ. अर्लियर ह्यूमंस कैसे थे? खाना बदोश, वॉन्डरर्स. जहां पे जो मिला मार के खा लिया या तोड़ के खा लिया. फल मिला तो तोड़ के खा लिया, एनिमल मिला तो मार के खा लिया. कुछ बचाया नहीं, सेटल्ड लाइफ नहीं है, घूमते फिरते रहे. राइट? सो दे डिड नॉट अक्यूमुलेट एनीथिंग. Now can you relate it to the beggar story? He did not accumulate anything, and before Neolithic, humans could not actually accumulate anything meaningful, anything economically meaningful, if I may say. Right? So what happens when agriculture is discovered or invented, if you may say, the surplus or settled living starts. Now you have settled living. आपने चावल उगा लिए जी, राइस. आपने अपने खेत में लेट्स से जी 100,000 किलो मान लेते हैं, चलो जस्ट फॉर एग्जांपल 1000 केजी राइस उगा लिया. अब एक दिन में तो खा नहीं जाओगे. इनकी कितने लोगों की फैमिली है? 10 लोगों की फैमिली है, चलो मान लेते हैं. सो एक दिन में तो 1000 किलो राइस खाए नहीं जाएंगे. सो अब क्या करोगे जी? Look at the connection. Now we discover pottery. We start pottery as well. So हम पॉटरी का इजाद भी इसलिए करते हैं क्योंकि अब हमारे पास सरप्लस आ गया, उसे स्टोर करना कहीं. तो पॉटरी भी नियोलिथिक एज में शुरू होती है. एंड देन ग्रेजुअली 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 वी वांट टू यूटिलाइज दैट सरप्लस. अब 1000 केजी राइस तो पड़े पड़े खराब हो जाएंगे सर. बट अब मेरे पास राइस है, बहुत सारे राइस हैं, और सामने वाली फैमिली को राइस चाहिए, जबकि उस फैमिली के पास दाल है, मेरे को उनकी दाल चाहिए. So what do? I take 1 kg of rice and go to them and ask them कि मुझे कुछ दाल दे दो इसकी जगह. So that's where exchange starts. And then we try to maximize the value of our rice. So that is where economics actually starts. That's what's the essence or definition of economics is. What is the definition of economics? Let's first talk about that. So economics would always deal with what? Scarce resources. Scarce resources trying to fulfill infinite demands or wants. राइस वाले एग्जांपल से आगे चलते हैं. 1000 केजी राइस है, उसमें मैं चाहता हूं कि मेरे को दाल भी मिल जाए. तो उसके बाद शायद मैं चाहता हूं कि वही राइस बेच करके मैं अपने लिए और अच्छे कपड़े ले लूं, मैं अपनी वाइफ के लिए और अच्छी ज्वेलरी ले लूं. सो ऑल दोज थिंग्स actually were born after the new stone age, when we could produce more than, first when we could produce and settle down, and then we could produce more than what we want. So now scarce resource and infinite wants का क्या मतलब हुआ जी यहाँ पे? This means that the resources, राइस 1000 किलो रहेंगे या 2000 किलो रहेंगे, हर एक जगह का, हर एक चीज का एक लिमिटेशन है, पूरी अर्थ का एक लिमिटेशन है, राइट? बट वॉन्ट्स का, डिजायर्स का, एज यू नो, हमारे डिजायर्स का कोई लिमिटेशन नहीं. भोले बाबे को पता है कि हम लोग हाथ जोड़ के क्या क्या नहीं मांगते. हमें गाड़ी भी चाहिए, नया घर, नई गाड़ी, नई, और क्या चाहिए आप लोग बताना, राइट? सो स्कैर्स रिसोर्सेज को हम कैसे यूज करें, उस 1000 केजी राइस को हम कैसे यूज करें कि हमारे मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन और बेस्ट पॉसिबल फुलफिलमेंट ऑफ आवर वांट्स हो जाए. सो दिस इज एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स.
स्कैर्स रिसोर्सेज है, उससे आपने ऐसे यूज करना है कि आपका जो यूटिलाइजेशन है, जो सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स है, वो मैक्सिमाइज हो सके, राइट। एंड हमारी इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग ऐसे कहेगी कि आप अपने घर का एग्जाम्पल लेके चलें, चाहे वो कंट्री की इकोनॉमिक्स है, चाहे वो कहीं दुनिया की इकोनॉमिक्स है, दैट इज वेरी वेरी प्रिंसिपली सिमिलर टू आवर ओन होम इकोनॉमिक्स। और समझने के लिए घर की इकोनॉमिक्स से ज्यादा अच्छा समझ आता है। स्केल चेंज कर लेंगे, हाँ जी सब कुछ करेंगे, बट घर की इकोनॉमिक्स लेके चलो। स्कैर्स रिसोर्स का मतलब पापा की सैलरी। अब पापा की सैलरी तो लिमिटेड है, बट अब उसमें बेटे की डिमांड भी पूरी करनी है, बेटी की डिमांड भी पूरी करनी है, वाइफ की डिमांड भी पूरी करनी है, अपनी डिमांड भी पूरी करनी है। तो अब उसको हर महीने कहाँ खर्चा जाए, कभी बच्चे की फीस आ गई, कभी गाड़ी लेनी है। सो स्कैर्स रिसोर्सेज इनफाइनाइट, इन दोनों को मैनेज करने की स्टडी बेसिकली है इकोनॉमिक्स। आई एम गोइंग स्लो एंड एक्सप्लेनिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज आई वांट टू गो फ्रॉम स्क्रैच, राइट। सो नेक्स्ट इज द स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अच्छी बात है। सो क्रोनोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्स्ट बंदा जो यहाँ पे लिखा है साहब, ही इज एडम स्मिथ द फादर, he is regarded as father of economics, father of economics. So what does he say? First, the economy is based on liberal ideologies. He says, एक आपने ऐसा फिगर देखा होगा ग्राफ, where there is one curve, that is the demand curve. Demand curve is always, just a second, demand curve is always downward sloping. ऐसे ग्राफ सा बना लो, थोड़ा समझ आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। इधर से भी ऐसे 1 2 3 लिख लेंगे, एंड ऑन दिस एक्सिस इज, जस्ट अ सेकंड, ऑन दिस एक्सिस इज द प्राइस, on this axis is the quantity, right? So why this is downward sloping, why this slopes this way downwards? Because there is an inverse relation between demand and price. अब ये बेसिक सी बात कई बार नहीं समझ आती, तो इसे ऐसे समझते हैं कि अभी पानी और पेट्रोल का एग्जाम्पल लेते हैं। पानी बहुत ही सस्ता आता है नलके से, हम लोग वैसे ही चलने देते हैं, चलने देते हैं, चलने देते हैं। सो कंजम्पशन या डिमांड ऑफ पानी इज मच मोर एज कंपेयर टू पेट्रोल। बट अगर कल से पानी भी पेट्रोल के प्राइस पे आने लगे जी, सो क्या आप दिन में 4 4 बार नहा पाएंगे? क्या आपके मम्मी पापा अलाउ कर देंगे? सो व्हाट हैपेंस व्हेन द प्राइस राइजेस, द डिमांड contracts or reduces. When the price rises, the demand contracts, or when the price goes down, the demand increases. This is law of demand, and this is the reason why demand curve is downward sloping. Then another curve here is supply curve, right? So supply curve is upward sloping. Why? Because अगर आप बेचने वाले हैं, आप कुछ सामान बेचते हैं, लेट्स से टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं, तो जितनी महंगी वो बिकेगी आप उतनी ज्यादा बेचना चाहेंगे, जितना आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा आप उतना ज्यादा बेचेंगे। दैट्स व्हाई सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, एंड वेयर दीज डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स मीट, दैट इज द प्राइस एंड दैट इज द क्वांटिटी डिमांडेड, or quantity supplied, or quantity which can be sold. So how do we discover price according to Adam Smith sahab? By demand and supply forces, market forces. He calls these hands of demand and supply as the invisible hand of market forces. And he says what? He says that डिमांड और सप्लाई अपने आप को मैनेज करके, मीट करके प्राइस भी रेगुलेट कर लेंगे और क्वांटिटी भी रेगुलेट कर लेंगे, और रिसोर्सेज जो हमने स्कैर्स रिसोर्सेज को मैनेज करना था उन्हें मोस्ट एफिशिएंट तरीके में अप्लाई भी कर लेंगे। असली मुद्दा तो यही है ना, अपने रिसोर्सेज को मोस्ट एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करना। सो ही सेज सरकार का कोई रोल नहीं है भाई साहब, सरकार को कोई लोड नहीं है कुछ करने के लिए इकोनॉमी में, बस आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, बाकी प्राइस रेगुलेशन या क्वांटिटी कितनी चाहिए वो मार्केट फोर्सेस अपने आप देख लेंगे।
राइट। सो पहली बार जब इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुआ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स साहब ने यही कहा, द थ्योरी ऑफ लिबरल लिबरल इकोनॉमी और लिबर्टी टू द इकोनॉमी, राइट। इनविजिबल हैंड, ध्यान रखना इसकी बात, द इनविजिबल हैंड, राइट। सो देन नेक्स्ट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन द स्टोरी, 1929 में जी सारी नेशंस, लगभग मेजॉरिटी नेशंस इसको फॉलो कर रही हैं, इकोनॉमी को ज्यादा रेगुलेट नहीं कर रही, अपने आप मार्केट फोर्सेस में कंज्यूमर्स एंड सप्लायर्स डिसाइड कर लेते हैं जी। बट व्हाट हैपेंस इन 1929, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है जी, ग्रेट डिप्रेशन। दैट मीन्स व्हाट, कि डिमांड कम हो जा रही है इकोनॉमी में, सप्लाई कम हो जा रही है, रिसेशन बार बार इंक्रीज हुई जा रहा है, हाइपर रिसेशन, बहुत ज्यादा रिसेशन। जो टी शर्ट कल 500 रुपए की मिलती थी आज 100 रुपए की मिल रही है, परसों 50 रुपए की मिल रही है, तो लोग फिर भी नहीं खरीद रहे हैं बिकॉज उन्हें लग रहा है ये तो फ्री में भी हो जाएगी, राइट। सो ग्रेट डिप्रेशन वाज व्हाट, ग्रेट डिप्रेशन वाज नोन और द कॉज वाज कॉल्ड एज मार्केट फेलियर, मार्केट फेलियर। कि ये जो भाई साहब ने कहा इनविजिबल हैंड है, ये फेल हो गया, इसीलिए प्राइसेस भी गिरे जा रहे हैं, फिर भी डिमांड नहीं बढ़ रही है और मार्केट फेल हो जा रही है। ना ही कंज्यूमर के पास पैसा है स्पेंड करने को, ना ही सप्लायर के पास इन्वेस्टमेंट है। सो सारी मार्केट्स लगभग फेल हो गए, दिस वाज मार्केट फेलियर। सो व्हाट वाज द अल्टरनेटिव दैट केम अप नेक्स्ट टू मार्केट फेलियर सर? Next to market failure comes J.M. Keynes, John Maynard Keynes. He says fiscal expansionism. Fiscal expansionism. What is this? अब ये मुझे भी नहीं समझ आया यार, देखते हैं इसका क्या मतलब है। So fiscal or fisc the word in economics, please understand this, fisc the word in economics itself means government. Fisc the word means what? The government. So फिस्कल एक्सपेंशनिज्म मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंशनिज्म, कि सरकार को इकोनॉमी को रेगुलेट करना ही करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो ग्रेट डिप्रेशन और मार्केट फेलियर होता ही रहेगा। सो जेएम कीन साहब आगे कहेंगे कि गवर्नमेंट शुड रेगुलेट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होनी चाहिए। अगर मार्केट फेल होने लगे तो सरकार को अपनी फिस्कल पॉलिसीज को यूज करके मार्केट फेलियर होने से बचाना ही पड़ेगा, राइट। सो एडम स्मिथ सेड पूरी लिबरल रहने दो इकोनॉमी, कोई रेगुलेशन की लोड़ नहीं, कोई इंटरवेंशन की लोड़ नहीं, आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करो। जेएम कीन सेज आफ्टर मार्केट फेलियर दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू इंटरवीन व्हेन वी आर हेडेड टुवर्ड्स मार्केट फेलियर। देन गवर्नमेंट रेगुलेशंस फेवर में आ गए तो धीरे धीरे क्या हुआ, हाइपर रेगुलेशन, हाइपर रेगुलेशन का जमाना भी आ गया जी, कि नाउ दी नानी स्टेट। नानी स्टेट को हम थोड़ा इकोनॉमिक्स टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे, पॉलिटिकल साइंस वाले प्लीज बुरा मत मानना। सो ओवर हियर इट मींस कि जैसे घरे नानी आ गई हुई ना, अगर नानी जी घर में होते हैं या नानी जी के घर आप जाते हैं, खासकर दी फीमेल एस्पिरेंट्स विल अंडरस्टैंड कि नानी ने हमेशा हर चीज में आपको सलाह देनी है कि बेटा ये कपड़ा मत पहन, बड़ा ठंड है, बेटा ये मत खा, बेटा लस्सी पी ले, बेटा ये कर ले। तो हर चीज में सलाह, और वो कहीं ना कहीं हमें इरिटेट भी कर जाती है। सो नैनी स्टेट फॉर आवर पर्पस मींस दैट द स्टेट एंटर्ड द हाउसहोल्ड्स and even household decisions were to be regulated by state. So this led to delay in decision making, this led to over regulation and irritant factor for the people. So इससे इकोनॉमी अच्छे से नहीं चल रही, right? So this reduced efficiency. So then what was the alternative? New liberalism, or you can say rolling back of the state. rolling back of the state, that is अब very unfortunate, but हमने नानी को घर से निकाल दिया, नानी को धीरे धीरे रोल कम करते जा रहे हैं, right? So now new liberalism is again trying to get back to somewhat similar precepts such as Adam Smith, but little less liberty,
नाउ द स्टेट इन न्यू लिबरलिज्म बिहेव्स लाइक अ रेफरी. आजकल यूरो कप चल रहा है ना, सो फुटबॉल में रेफरी जो करता है, रेफरी हमेशा ये देखता है कि कोई फाउल ना कर रहा हो. रेफरी हमेशा ये देखता है कि कोई चोट ना लग जाए, कोई फाउल ना करे. बट रेफरी कभी भी गोल नहीं करता. तो इसको आप ऐसे समझें कि रेफरी स्टेट इज गोल ना करना, गोल इज रिसोर्स, रिसोर्स को मैनेज करना या प्रोड्यूस करना, राइट. सो फुटबॉल को यूज करके गोल करना इज रिसोर्स को यूज करके गुड या सर्विस बनाना. सो रेफरी या स्टेट कभी भी गुड्स नहीं बनाएगा, प्रोड्यूस नहीं करेगा. बट अगर कुछ गलत होने लगा तो रेफरी इंटरवीन करेगा जरूर और फाउल को रोक दे. दिस इज रेफरी स्टेट और नियो लिबरलिज्म. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. सो आई विल रिपीट दिस स्टोरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर एवरीथिंग. सो पहली बात हमने करी जी एडम स्मिथ, जो बोल रहे हैं जी इनविजिबल हैंड, कि स्टेट की रेगुलेशन के लिए इनविजिबल हैंड चाहिए, इकोनॉमी के लिए इनविजिबल हैंड चाहिए, स्टेट को बीच में आने की जरूरत नहीं. देन वी शिफ्ट टूवर्ड्स ग्रेट डिप्रेशन, कि मार्केट फेलियर हो गया साहब, अब क्या करें. सो जेएम कीन्स कम्स अप विद फिस्कल एक्सपेंशनिज्म, और कि सरकार को अपना रोल बढ़ाना चाहिए. देन सरकार इतना ज्यादा रोल बढ़ा लेती है कि नानी बन जाती है. एंड देन जब नानी बहुत ज्यादा इंटरवीन करने लगती है तो हम न्यू लिबरलिज्म की तरफ चलते हैं. और न्यू लिबरलिज्म आजकल सबसे ज्यादा फेवर्ड स्टाइल है. फेवर्ड स्टाइल इतना ज्यादा कि फ्रांसिस फुकुयामा साहब ने एक किताब लिख दी, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन. उसमें ये कह दिया कि अब न्यू लिबरलिज्म के वापस आने से, कैपिटलिज्म की थ्योरी के वापस आने से हिस्ट्री का एंड हो गया, एंड कैपिटलिज्म इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट. देयर कैन बी नो आइडियाज आफ्टर दैट. But that is too much, right? We are always in a developmental story. But I hope you got the story from liberalism to fiscal expansionism, nanny state, and now neoliberalism. Right? We are headed towards a new liberalist economy, and this new liberalism guides the majority of the philosophies or policies of today. Right? So coming to I hope you understood this story. This is very, very important, that the philosophies of today are guided by majorly all the states, even India, by a neoliberalistic tendencies, right? So studying these in detail, एडम स्मिथ साहब को बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड हिज वर्क वाज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. और ये डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज जो हमने पहले बता दी थी, यहाँ पे जाके इक्विलिब्रियम हो जाएगा क्वांटिटी एंड प्राइस, राइट. एंड दिस लेज़र फेयर ऐसा नहीं होता जी, ये लेज़र फेयर दिस मींस लेट डू एंड लेट गो, कि किसी के बीच में इंटरवीन नहीं करना, इकोनॉमी को अपने आप को खुद रेगुलेट करना, राइट. एडम स्मिथ साहब वही बोल रहे हैं that market will find its equilibrium without government or other interventions. So जरूरत नहीं है, एडम स्मिथ साहब ये बोल रहे हैं, राइट. नेक्स्ट इन आवर स्टोरी केम कीन्स, जेएम कीन्स. ही सेड दैट मार्केट फेलियर के बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी होती है, नहीं तो मार्केट खुद फेल हो जाएगी. फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए सरकार को बीच में आना ही पड़ेगा, स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्लो डाउन एंड रिसेशन, राइट. He argued that an economy's output of goods and services is the sum of four: consumption, investment, government purchases or government expenditure, plus net exports. So C plus I plus G plus the net exports. So ये क्या बात बनी, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चार चीजें मिलके इकोनॉमी का सारा आउटपुट बताती हैं. पहला कंजम्पशन, जो हाउस होल्ड सेक्टर कर रहा है, कंज्यूमर्स कर रहे हैं. दूसरा इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेसेस कर रहे हैं. तीसरा जो सरकार परचेज कर रही है, सरकार एक्सपेंडिचर कर रही है. और चौथा जो बाहर के देशों से हम ट्रेड कर रहे हैं. बाहर के देशों को नेट एक्सपोर्ट क्यों लिखा है मैंने जी? बिकॉज हम कुछ इंपोर्ट भी तो कर रहे हैं और कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं. सो दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो हमारे पास पैसे आए बाहर की दुनिया से, अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो हमारे पैसे गए बाहर की दुनिया पे.
बिकॉज अगर इंपोर्ट करते हैं तो हम पैसे देते हैं सामान खरीदने के, अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसे लेते हैं सामान बेचने के, राइट. सो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का डिफरेंस, एंड नेट एक्सपोर्ट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. व्हाई? बिकॉज बाहर जो दिया और बाहर से जो लिया उसका फर्क. अगर पॉजिटिव में आएगा एक्सपोर्ट ज्यादा है तो हमें इनकम हुई बाहर से, अगर नेगेटिव में आएगा इंपोर्ट ज्यादा है तो हमें घाटा हुआ या हमने पैसे उन्हें दिए, राइट. सो 4 फैक्टर्स ही सेज: कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. सो ही सेज जब मार्केट फेल होने लगती है, सो जब हमने ग्रेट डिप्रेशन देखा, ये फेल हो गया, कंजम्पशन है नहीं, डिमांड है नहीं, डिमांड नहीं है तो इनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है बिकॉज लोग खरीद नहीं रहे. ग्लोबल सेक्टर में तो आप क्या करोगे जब आप प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, राइट. सो अब सरकार क्या करे? सरकार कुछ कर सकती है इस मुद्दे पे, इस मौके पे. सरकार अपनी फिस्कल पॉलिसी को यूज करे. फिस्कल पॉलिसी सरकार की आमदनी और सरकार के खर्चे वाली होती है, इसको करेंगे टॉपिक. सो सरकार अपनी फिस्कल पॉलिसी को यूज करके खुद एक्सपेंस बढ़ा ले. अपना एक्सपेंस अगर सरकार बढ़ा लेगी तो क्या होगा? देन सरकार वुड इन्वेस्ट, और लेट्स से सरकार कहाँ खर्चा करेगी? सरकार सड़क बनवाने में खर्चा करेगी, सरकार डिमांड क्रिएट करने में खर्चा करेगी, सरकार टॉयलेट्स बनवाएगी जैसे बनवा रहे हैं, सरकार हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाएगी. और इनसे क्या होगा? हाउसिंग प्रोजेक्ट में लेबर तो इंसान ही होगा ना, लेबर, इंजीनियर, everybody would be a human, and those humans would get what? Income. So उन लोगों को इनकम होगी. तो जब उन लोगों को इनकम होगी तो उनकी कमाई बढ़ेगी, और जिसकी कमाई बढ़ती है तो फिर हमारे साथ भी तो ये होता है. कहाँ नोकिया से चले थे हम मोबाइल फोन लेने, अब 99% आईफोन ले रहे हैं क्योंकि हमारी कमाई बढ़ गई है, राइट. सो when our income increases, our expenditure increases, and if the expenditure increases, people will spend, businesses will get money, and then output would increase itself. तो गवर्नमेंट कैन देन विड्रॉ. तो अगर प्रॉब्लम आती है, कीन साहब बोलते हैं सरकार को अपनी फिस्कल पॉलिसी यूज करके इंटरवीन व्हेन देयर इज अ बस्ट और व्हेन देयर इज अ डाउन टर्न, एंड विड्रॉ व्हेन देयर इज अ बूम. कि जब ऊपर चल रही है, इकोनॉमी ग्रो करी जा रही है, तो सरकार कोई बात नहीं, आराम से बैठो. अगर 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 कोई दिक्कत आ रही है, रिसेशन आ रही है, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हमें सरकार से मदद लेनी जरूरी है. दिस इज व्हाट इज कीन्स थ्योरी, राइट. नैनी स्टेट, फिर कीन्स थ्योरी को ज्यादा ही जज्बाती हो गए हम. ये नानी जी नमस्कार. सो नानी जी ने सबकी कमियां निकालनी शुरू कर दी, एंड स्टेट एंटर्स इनटू होम. सो ओवर 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 इंट्रूजन. ये प्रॉब्लम जब स्टार्ट हुई तो इनएफिशिएंसीज इसके साथ आ गई. सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे चल रहे, नहीं तो इसमें बीच में बहुत कुछ आता है. कम्युनलिज्म, सोशलिज्म, we'll not go into that hyper technicalities. We'll do what is required, right? So नैनी स्टेट से क्या हुआ जी? नानी जी ने हाइपर रेगुलेशन कर. देन न्यू लिबरलिज्म और रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट. दिस इज एसोसिएटेड विद, it is associated with free market economics. Free market economics, free trade, privatization and price deregulation. जैसे अभी पेट्रोल का प्राइस, डीजल का प्राइस डीरेगुलेट हो गया, तो हमने क्या कहा है कि अब जो पेट्रोल पंप ओनर्स हैं या प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, वो अपने आप मार्केट के वो दो फोर्सेस जो दिखाई दे, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से रेगुलेट कर. सरकार सिर्फ टैक्स ले रही है आपसे पेट्रोल पे, वो आई नो बहुत बड़ा मुद्दा है कि बहुत ज्यादा टैक्स है, बट the prices deregulation means that the state will no longer declare the price. The market forces will find out the price, right? So इसमें basically क्या हो रहा है? हम वापस जा रहे हैं towards a reduced size of government. आपने मोदी साहब की पॉलिसी भी सुनी होगी, that government has no business to be in business. No business to be in business. What do I mean by this? सरकार को खुद से गोल नहीं करना. रेफरी की बात याद रखना कि सरकार सिर्फ रेगुलेट करेगी, गोल नहीं करेगी. अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो आगे चल रहा है जी फुटबॉल लेके, जो एफिशिएंट बिजनेसमैन है, पीछे से एक बूढ़ा मंत्री कहता है मैं भी खेलूंगा, क्या फायदा उसका? सो इनएफिशिएंसीज ब्रीड नहीं करनी, एफिशिएंसी के लिए.
एफिशिएंसी के लिए प्राइवेट सेक्टर को अच्छे अच्छे फुटबॉलर्स को गोल करने दो, सरकार सिर्फ रेगुलेटर का, रेफरी का काम करेगी। एंड ये न्यू लिबरलिज्म कहां से आया जी? मेजरली इसको कहा जाता है, एक क्वेश्चन बन जाता है, प्लीज इसे ध्यान रखना, प्लीज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। वॉशिंगटन कंसेंसस। वॉशिंगटन कंसेंसस ये वेस्टर्न इकोनॉमीज मिले थे और इन्होंने सोचा कि दुनिया में ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही, क्या प्रॉब्लम है। देन दे केम टू द वॉशिंगटन कंसेंसस, जो आईएमएफ की भी अप्रोच है, जो हमने 1991 के रिफॉर्म्स के बाद और रिफॉर्म्स से हमने अडॉप्ट करी आईएमएफ के कहने, राइट। सो व्हाट इज दैट अप्रोच? आई होप यू अंडरस्टैंड। कंपटीशन, एफिशिएंसी, रिड्यूस्ड गवर्नमेंट साइज, रेफरी स्टेट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोई भी पॉलिसी देख लो, राइट, मोर गवर्नमेंट, मोर गवर्नेंस, लेस गवर्नमेंट, व्हाट इज दैट पॉलिसी? अगेन कि सरकार सिर्फ गवर्न करेगी, सरकार इंट्रूड कम करेगी। दिस वन, द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, राइट। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स neoliberalism, we have adopted towards neoliberalism, right? I think this much knowledge is enough for the day. Why? Because I feel that something might be new to you. So इसमें कोई डाउट हो मुझे बताना, नहीं तो आज का लेक्चर बहुत लंबा चलना था, बट कट शॉर्ट सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इकोनॉमिक्स इज न्यू टू मेनी ऑफ अस। तो इसकी कहानी फटाफट रिकैप कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया, इकोनॉमी होता क्या है, स्कैर्स रिसोर्सेज एंड देयर मोस्ट और बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। तो अब एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कैसे करें, मुद्दा यही था जी। सो उस मुद्दे पे पहला आदमी जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का, उसने क्या कहा कि यूटिलाइजेशन कैसे बढ़िया होगी, मार्केट फोर्सेस अपने आप कर लेंगे जी, डिमांड एंड सप्लाई अपने आप को बैलेंस कर लेंगे जी। बट उसका दिक्कत कब आई? ग्रेट डिप्रेशन में। सो ग्रेट डिप्रेशन के बाद तीसरा आदमी कौन आया ऑल्टरनेटिव देने मार्केट फेलियर को? जेएम कीन्स। जेएम कीन्स ने क्या करा जी? फिस्कल एक्सपेंशनिज्म की, सरकार को इंटरवीन करना ही करना चाहिए। चौथी बात, नैनी स्टेट, हाइपर रेगुलेशन होगी जी। पांचवी बात, वी आर कमिंग बैक टू neoliberalism, right? Improved version of the earlier one, but we are rolling back this state, right? So please remember this chronology. Next time we'll move further. कोई doubts इसमें हो so मुझे please बताना, right? So then next time we'll go on to facts like GDP etc 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 and basics of economy. Inflation क्या है, क्यों है, कैसे होता है, all that, right? So everything would be covered and we will go from zero to hero. ऐसे नहीं है कि मेरे को आती है इकोनॉमिक्स तो मैं ऊपर से चलता जाऊं, सारी कहानी एक एक करके समझाई जाएगी। किसी को फिर भी कोई डाउट हो, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, प्लीज लेट मी नो, राइट? एंड thank you so much all Himachal and all India for immense love. We are every day flooded with messages. Please Google form जरूर भर देना because that makes us easier, that makes it easier for us to manage data. Google form फिर से मैं इसी वीडियो के लिंक में अटैच कर रहा हूं, जो कि पहली वीडियो के पिंड कमेंट में अटैच था, तो इसी वीडियो के पिंड कमेंट्स में अटैच कर, राइट? एंड before going, I would like to inform that this economics class will continuously go on and we will finish economics. After that, an economics test will happen. So keep reading these sources, keep reading these materials consistently so that you can perform better in the test and better in the exam. So thank you so much and धन्यवाद आप सबका।